हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमने जो हमारी थ्योरी की क्लासेस थी हमने समाप्त कर लिया है। हमने अपने पांचों ब्रांच को, अगर हम फिजियोलॉजी को लें तो हमने अपने छहों ब्रांच को कवर अप कर लिया है। अब हमें करना क्या है? तो अब हमें करनी है प्रैक्टिस। वैसे कल जो हमने प्रैक्टिस किया था उसमें हमने मिक्स अप क्वेश्चन किया था, यानी कि हमने हर ब्रांच से दो दो चार चार क्वेश्चन लिए थे। लेकिन जो आज की क्लास है या फिर जो आपकी होने वाली प्रैक्टिस है आगे, उसमें हम एक एक ब्रांच को लेने वाले हैं। तो आज के जो आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं आपको प्रसार शिक्षा के। जैसे हमने अपनी क्लास ली थी, थ्योरी की क्लास ली थी, सबसे पहले हमने प्रसार शिक्षा किया था, फिर हमने होम मैनेजमेंट किया था, फिर हमने टेक्सटाइल किया था, फिर हमने न्यूट्रिशन साइंस किया था। तो इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज के क्वेश्चन जो है वो हैं आपके प्रसार शिक्षा से, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन रखे हैं। हम 50-50 के सेट में क्वेश्चन करने वाले हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। आज की भी क्लास में हमने 50 क्वेश्चन ही लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर कुछ आपको नया लगे तो नोट डाउन करते हुए चलिएगा। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। गृह विज्ञान विषय अपनी शुरुआती चरण में इनमें से क्या कहा जाता था? यानी कि जब शुरू शुरू में गृह विज्ञान विषय आया तो हमने इसे क्या नाम दिया था? क्या परिवार विज्ञान कहा था? क्या घरेलू विज्ञान कहा था? क्या मानव विज्ञान कहा था? या फिर सामाजिक विज्ञान कहा जाता था? आपको बताना है कि शुरुआती चरण में गृह विज्ञान को क्या कहा जाता था। पहले हम इसे गृह विज्ञान ना कहकर इसे घरेलू विज्ञान के नाम से जानते थे। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये जो गृह विज्ञान है, गृह विज्ञान को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं। ठीक, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? ये जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा का सफल निरीक्षण क्या प्रदान करता है? क्या ये गुणात्मक वृद्धि करता है? क्या ये परिमाणात्मक वृद्धि करता है? या फिर ये दोनों वृद्धि करता है, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं प्रसार शिक्षा के सफल निरीक्षण का, तो प्रसार शिक्षा का जो सफल निरीक्षण है वो आपको गुणात्मक वृद्धि प्रदान करता है, साथ ही साथ परिमाणात्मक वृद्धि भी प्रदान करता है। इसका मतलब ये उपरोक्त दोनों ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ रहा है प्रसार कार्यकर्ता की सफलता किस महत्वपूर्ण मौलिक गुण पर निर्भर करती है? ये जो प्रसार कार्यकर्ता की सफलता है वो किस महत्वपूर्ण गुण पर उसके निर्भर करती है? क्या ये उसका जीवन के प्रति रवैया और दृष्टिकोण होता है? क्या उसकी वाचनिक तथा संगठनात्मक क्षमता होती है? उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता होती है? उसकी विद्वता तथा बौद्धिक क्षमता होती है? अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रसार कार्यकर्ता की सफल और महत्वपूर्ण गुण की, तो ये होना चाहिए, मतलब उसके जीवन के प्रति उसका रवैया और दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। वो जो बोलने की क्षमता है और संगठनात्मक क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए। उसकी जो विद्वता है, जो बौद्धिक क्षमता है वो भी होनी चाहिए। लेकिन ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सही लग रहे हैं, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी तो है नहीं। तो हमें अगर किसी एक को चुनना होगा तो हम किसे चुनेंगे? उसका जो व्यक्तित्व है, उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय के जुड़ने की जो क्षमता है उस पर निर्भर करता है। ये सारे तो हैं ही हैं, लेकिन उसका जो मुख्य मौलिक गुण होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसका व्यक्तित्व तथा जन समुदाय से जुड़ने की क्षमता। ठीक,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसार शिक्षा क्रिया के प्रयोग में आने वाले 2D एड्स में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि जो हम प्रसार शिक्षा में एड्स का प्रयोग करते हैं उसमें से 2D एड्स कौन सा नहीं है? क्या वो उन्मेष कार्ड, यानी कि अगर आप इसकी इंग्लिश समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, फ्लैश कार्ड, फ्लिप चार्ट, रेडियो, पोस्टर। अगर हम बात करें प्रसार शिक्षा में ये जो 2D एड्स है, 2D एड्स में क्या नहीं शामिल है? तो इसमें आपका जो फ्लैश कार्ड है ये भी 2D एड्स में आता है। ये जो आपका फ्लिप चार्ट है ये भी 2D एड्स में आता है। ये जो आपका पोस्टर है ये पोस्टर आपका 2D एड्स में आता है। लेकिन ये जो रेडियो है ये रेडियो आपका 2D एड्स में नहीं शामिल किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो हो जाएगा। अब एक बात बताइएगा कि ये जो रेडियो है आपका, क्या ये व्यक्तिगत संपर्क की विधि है, जनसंपर्क की विधि है, या फिर ये समूह संपर्क की विधि है रेडियो? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लूम के अधिगम के उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित संकल्पनाओं में से किसका समावेश नहीं है? आपको बताना है कि जो ब्लूम के अधिगम के उद्देश्य का उन्होंने वर्गीकरण दिया था उनमें से क्या इसमें नहीं शामिल है? क्या विश्लेषण नहीं शामिल है, संश्लेषण नहीं शामिल है, अवरोधन नहीं शामिल है, या फिर बोध नहीं शामिल है? अगर हम बात करें ब्लूम टेक्सोनॉमी आप सभी ने सुना होगा, तो उसमें क्या था? उसमें विश्लेषण था, संश्लेषण था, बोध था, ज्ञान, बोध, प्रयोग, अनुप्रयोग, ये सारे थे। तो लेकिन ये जो अवरोधन था, अवरोधन का जिक्र उसमें नहीं किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये अवरोधन जो है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी में समाहित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्य, वृत्त यानी कि जो एजेंडा है तथा प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करने वाले लीडर को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि जो समूह के सदस्यों को विशिष्ट दिशा निर्देश देते हुए लक्ष्य, कार्य, वृत्त और प्रत्याशा को स्पष्ट रूप से उच्चारित करते हैं उस लीडर को आप क्या कहते हैं? क्या उसे निर्देशात्मक लीडर कहते हैं, क्या उसे सहभागी लीडर कहते हैं, या उसे संपोषक लीडर कहते हैं, या उपलब्ध अभिमुख लीडर कहते हैं? तो उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम सहभागी, संपोषक या फिर उपलब्ध अभिमुख लीडर ना कहकर हम उसे कहते हैं निर्देशात्मक लीडर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है कि स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला राज्य कौन सा है? इसमें से जो स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला राज्य है कौन सा है? क्या वो ग्वालियर रियासत है? क्या वो कोच्चि रियासत है? क्या वो बड़ौदा की रियासत है? या फिर वो फरीदकोट की रियासत है? अगर हम बात करें कि स्कूल में गृह विज्ञान लागू करने वाला राज्य तो वो है बड़ौदा, यानी कि बड़ौदा रियासत क्या किया? वो स्कूल में गृह विज्ञान को लागू करने वाला राज्य बना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में ऐतिहासिक उन्मूलन कहाँ हुआ? क्या ये भारत में हुआ? क्या ये यूएसए में हुआ? क्या ये यूके में हुआ? या फिर ये श्रीलंका में हुआ? अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रसार शिक्षा का एक विषय के रूप में जो ऐतिहासिक उन्मूलन हुआ था वो हुआ था यूके में। कहाँ हुआ था? यूके में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रसार शिक्षक में नहीं होना चाहिए? आपने प्रसार शिक्षक का या फिर कहे तो प्रसार कार्यकर्ता के गुण के बारे में पढ़ा था।
कब? जब आपने पहली क्लास ली थी। पहली क्लास नहीं, जब आपने पहला ब्रांच पढ़ा था, जब हमने प्रसार शिक्षा के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसी में प्रसार कार्यकर्ता के गुण भी देखे थे। प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षक दोनों बातें एक ही हैं। तो जो प्रसार कार्यकर्ता है उसके अंदर कौन-सा गुण होना चाहिए? क्या वो शांत विनोद प्रिय होना चाहिए? मधुर वाणी होना चाहिए? भय उत्पन्न करने वाला होना चाहिए या फिर मृदु स्वभाव वाला होना चाहिए? तो जो प्रसार कार्यकर्ता है वो शांत विनोद प्रिय होना चाहिए, मधुर बोलने वाला होना चाहिए। जैसे जो उसकी वाणी हो, किसी को अगर कुछ बोले, अगर वो कोई चीज़ उसको समझाए तो ऐसा ना लगे कि वो हमें डाँट रहा है। मृदु स्वभाव का होना चाहिए, उसका जो स्वभाव होना चाहिए वो मृदु होना चाहिए, लेकिन भय उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। और यही यहाँ पर पूछा ही गया है कि जो प्रसार कार्य करता है या जो प्रसार शिक्षक है उसमें कौन-सा गुण नहीं होना चाहिए। तो उसमें भय उत्पन्न करने वाला या अपने विचारों को थोपने वाला या फिर क्रोधित होने वाला नहीं होना चाहिए। जो प्रसार कार्य करता है उसे व्यवहार प्रिय होना चाहिए, उसके अंदर लचीलेपन का गुण होना चाहिए, लोगों के सामने झुकने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, लोगों की बातों को सुनने की एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा श्रोता है तभी वो अच्छा वक्ता बन सकता है। उसमें धैर्यवान होना चाहिए वो, अपने विचार को लोगों पर ना थोपे, ऐसा होना चाहिए। ठीक? तो ये तमाम विशेषताएँ हैं जो कि एक प्रसार शिक्षक में होनी चाहिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भय उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है। एक जो प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम है वो क्या है? क्या लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है? सरकार के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है? विस्तार कार्यकर्ताओं की योजना के अनुरूप कार्य करता है? सीमित निधि के अंतर्गत कार्य करता है? अगर हम बात करें एक प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम की, तो वो जो लक्षित समूह की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, वो आपका प्रभावशाली विस्तार कार्यक्रम होता है। विस्तार वही यानी कि प्रसार। अगर कभी भी आपको कहीं पर विस्तार दिख रहा है तो आपको परेशान नहीं होना, विस्तार प्रसार एक ही है। आप जब उसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे ना तब आपको वहाँ पर एक्सटेंशन ही मिलेगा। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके के विकास हुए हैं। जो प्रसार कार्य है स्थानीय स्थितियों के आधार पर भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीके से विकास हुए हैं। यह किसके द्वारा सूचित किया गया है? ऐसा किसके द्वारा सूचित किया गया है? क्या फाओ के द्वारा हुआ है, WHO के द्वारा हुआ है, ICAR के द्वारा हुआ है या फिर योजना आयोग के द्वारा हुआ है? अगर हम बात करें कि ये जो आपको सूचना मिली है, ये जो सूचित किया गया है, ये किया गया है WHO के द्वारा। अब WHO के द्वारा तो किया ही गया है, आपको बताना है कि ये फाओ और ये ICAR का फुल फॉर्म क्या है, बस यही इतना आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपको बताना है सहभागी संचार, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन के चैनल नहीं है। इनमें से कौन सा सहभागी संचार का चैनल नहीं है? क्या ये सामुदायिक रेडियो है? क्या ये सहभागी वीडियो है? क्या ये स्ट्रीट थिएटर है या फिर फिल्में हैं? अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको बताना है जो सहभागी संचार के माध्यम नहीं है, तो ये जो आपका सामुदायिक रेडियो है, ये आपका क्या है? ये सहभागी संचार है। सहभागी वीडियो, ये भी सहभागी संचार है। जो स्ट्रीट थिएटर हैं, ये भी आपके सहभागी संचार के चैनल हैं। लेकिन ये जो फ़िल्में हैं, ये आपके
ये आपके सहभागी संचार के चैनल में नहीं आते हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हें छोड़िएगा मत। एक अगर आपको आ रहे हैं तब भी एक नज़र इन पर डालते हुए चलिएगा, क्योंकि ये आपके किसी टीजीटी पीजीटी के ही एग्ज़ाम के नहीं हैं। ये आपके नेट वगैरह के क्वेश्चन जो हैं, अलग अलग स्टेट के जो एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी के क्वेश्चन को यहाँ पर समाहित किया गया है। यहाँ तक कि जो नेट के क्वेश्चन हैं, उनको भी आपके लेवल का बनाकर आपके सामने रखा गया है, जैसे कि ये क्वेश्चन आपका नेट का ही है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको टीजीटी पीजीटी में नहीं मिलेंगे, यानी कि ये जो आप यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे, इसमें टीजीटी पीजीटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आप एक नज़र देखते हुए चलिएगा। लास्ट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, 12 भी हो गया, 13 की तरफ हम बढ़ते हैं। आपको बताना है कि विस्तार शिक्षा लोगों की सहायता कैसे करता है। ये जो विस्तार शिक्षा है या फिर जो प्रसार शिक्षा है, ये लोगों की सहायता कैसे करता है। काम कैसे करें, काम कब करें, कैसे सोचें, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो हमारा विस्तार शिक्षा है, जिसे हम प्रसार शिक्षा कहते हैं, ये लोगों की सहायता ऐसे करता है कि लोग काम कैसे करें, लोग काम को कैसे करें, ये नहीं कि कब सोचें कब कैसे करें, ये नहीं, काम को कैसे करने में कैसे करना है, इस चीज़ की ये सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 14 है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसार भारती विधेयक है। ये जो प्रसार भारती विधेयक है क्या है, प्रसार भारती विधेयक में क्या है। क्या सरकार को अधिक शक्ति प्रदान करना है, क्या टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है, क्या व्यक्तिगत चैनल को शक्तिशाली बनाना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपने प्रसार भारती का नाम सुना ही सुना होगा। जो प्रसार भारती विधेयक है उसमें क्या है, प्रसार भारती विधेयक में टीवी व रेडियो को सरकार के नियंत्रण से मुक्त करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता जीवन शैली को सुधारता है। ये जो गृह विज्ञान प्रसार कार्यकर्ता है, ये किसकी जीवन शैली को सुधारता है, केवल महिला के, केवल बच्चों के, केवल किसान के, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमें पता है ये जो प्रसार शिक्षा है या प्रसार कार्यकर्ता हैं, ये महिलाओं के, बच्चों के, किसानों के, सबके जीवन शैली में सुधार लाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है प्रसार शिक्षा पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम है, सीखने वाले के रुचि पर आधारित नहीं है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर है, या फिर विषय विशेषज्ञता है। हमें पता है कि ये जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा पहले से निर्धारित व निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारा एक निश्चित पाठ्यक्रम है और हमें एक समय सीमा के अंदर इसे समाप्त करना होता है। लेकिन ये जो प्रसार शिक्षा है, इसकी कोई ये पहले से निर्धारित नहीं होता है, इसके लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसके लिए कोई संस्था नहीं होती है। सीखने वाले की रुचि पर ये निर्भर करता है। ठीक, लेकिन ये विषय विशेषज्ञता नहीं होती कि मतलब आप किसी एक विषय को जाकर लोगों को पढ़ाएंगे। ये यहाँ पर लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर सही होगा कि सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो ये क्या करता है, सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर होता सीखने वाले की रुचि पर आधारित होता है, सही है। पहले से निश्चित और निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं होता है, विषय विशेषज्ञता नहीं होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका एक ही ऑप्शन सही है, जो कि है सीखने वाले की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17।
व्यवहार में कोई परिवर्तन सीखना है जो व्यवहार से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? ये एक परिभाषा दी गई है। आपको बताना है किसके द्वारा दी गई है। क्या ये स्किनर ने दिया? क्या ये पियाजे ने दिया? गिलफोर्ड ने दिया? या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात परिभाषा की कर रहे हैं तो ये परिभाषा दी थी गिलफोर्ड महोदय ने। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। फिरका योजना का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है ये जो फिरका योजना है इसका संबंध किस राज्य से है। और उससे पहले आप ये बताइए कि क्या ये स्वतंत्रता पूर्व की योजना है या फिर स्वतंत्रता के बाद की योजना है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपसे एक दिन और पूछा था लेकिन आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया था। यही क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने वहाँ पर ये पूछा था आपसे कि नीलोखेड़ी योजना जो है वो स्वतंत्रता पूर्व की है या बाद की है। तो अगर किसी को याद आ रहा है तो वो जाकर कमेंट बॉक्स में दोनों क्वेश्चन का आंसर छाप सकता है। यहाँ बात कर रहे हैं फिरका योजना की। क्या इसका संबंध मद्रास से है, बिहार से है, पंजाब से है या फिर उत्तर प्रदेश से है? अगर हम बात किए फिरका योजना तो इसका संबंध मद्रास से है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। राधा कृष्ण कमीशन ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा कब की थी? पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की गई थी वो की गई थी राधा कृष्ण कमीशन। अगले जो भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसमें ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया है कि क्वेश्चन में ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, बाकी आपको सन वहाँ से आंसर के रूप में ध्यान रखना है। तो जैसे इसमें आपने देखा कि विश्वविद्यालय ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा किसने की थी? तो राधा कृष्ण कमीशन ने की थी। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अब आपको बताना है कि कब की थी। क्या 1940 में की थी, 1948 में की थी, 1950 में की थी या फिर 1956 में की गई थी? यहाँ बात हम किसकी कर रहे हैं? तो ग्रामीण विश्वविद्यालय के स्थापना की अनुशंसा की, तो वो की गई थी 1948 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पर भी आप दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहला है यानी कि क्वेश्चन है कि भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में कब हुई? यहाँ पर आप क्या क्या ध्यान रखेंगे? पहला, भारत में कृषि संबंधी अनुसंधानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना हुई? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। कहाँ हुई? पूसा बिहार में हुई। कब हुई ये आपको बताना है। क्या ये 1910 में हुई, क्या ये 1810 में हुई, क्या 1908 में हुई या फिर ये 1937 में हुई? तो यहाँ जो ये स्थापना हुई थी IARI की, ये कब हुई थी? ये हुई थी आपकी पूसा बिहार में हुई थी। लेकिन सन कौन सा है? तो सन है 1908 में हुई थी, 1908 में हुई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को पूसा बिहार से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया? जो अभी अभी आपने देखा जिसकी स्थापना 1908 में हुई थी, कहाँ पर? पूसा बिहार में। इसी इंस्टीट्यूट को दिल्ली स्थानांतरित किया गया, लेकिन कब किया गया बताना है। क्या है? 1910 में हुई, 1914 में हुई, 1937 में हुई या फिर ये 1940 में हुई? तो ये जो दिल्ली स्थानांतरित किया गया था ये किया गया था 1937 में। स्थापना कब हुई? 1908 में हुई थी। ठीक। अभी अभी आपने 3 से 4 क्वेश्चन देखे जिसमें आपने 2-2, 3-3 क्वेश्चन देख लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी को पहुंचाने के संदर्भ में प्रसार शब्द का प्रयोग वोरहिस ने कब किया? पहली बात, इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखिएगा कि कृषकों तक कृषि संबंधी जानकारी पहुंचाने के संदर्भ में जो प्रसार शब्द का प्रयोग किया था, सबसे प्रथम बार किया था वो किया था वोरहिस ने किया था। और कब किया था?
क्या 1873 में किया था, 1880 में किया था, 1894 में किया था या फिर 1910 में किया था? इसका आंसर तो मैं बता रही हूँ कि ये किया था 1894 में। लेकिन ये बताइएगा, ये जो डेट आपको दी गई है, जो ऊपर का सन दिया गया है 1873, इसका ताल्लुकात किससे है? या इस सन में क्या हुआ था, किसका उद्भव हुआ था, क्या चीज़ हुई थी, जो कि आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ये 1873 का क्या रिलेशन है आपके एक्सटेंशन एजुकेशन से। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की सिफारिश की। ये जो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर है, इसकी स्थापना की सिफारिश किसने की? क्या रॉयल कमीशन ने किया, क्या राधा कृष्ण कमीशन ने किया, क्या सीमन नैप ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर की, तो इसकी तो जो स्थापना की सिफारिश की गई थी, वो की गई थी रॉयल कमीशन के द्वारा। अब हमने अभी अभी राधा कृष्ण कमीशन के बारे में पढ़ा है, 2 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा है। ज़रा ये डॉक्टर जो सीमैन नैप थे, इन्होंने क्या योगदान दिया या फिर इन्होंने ऐसा क्या किया, जो आपने अगर पढ़ी है, एक्सटेंशन एजुकेशन की सेकंड क्लास देखी है, तो वहीं पर हमने चर्चा किया था इसके बारे में। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि जो ये डॉक्टर सीमैन नैप हैं, इनका क्या योगदान रहा है हमारे प्रसार शिक्षा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है, क्यों है? पलायन को रोकने में, समस्याओं को सुलझाने में, कार्य कुशलता बढ़ाने में, या फिर उपरोक्त सभी। हमें पता है कि ये जो प्रसार शिक्षा है, ये पलायन को रोकता है, समस्याओं को सुलझाने का कार्य करता है, साथ ही साथ कार्य की कुशलता को भी बढ़ाता है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा कैसी है? क्या ये औपचारिक शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो कि जिसका एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। ये संस्थागत शिक्षा होती है। ये जो मतलब इसके एक तो जो शिक्षक होते हैं और जो शिक्षार्थी होते हैं, उनका सबको पता होता है कौन पढ़ाने वाला है, कब पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ाने वाला है। संस्थागत शिक्षा, लचीली शिक्षा, अपरिवर्तनशील शिक्षा। तो जो हमारा प्रसार शिक्षा है, ये हमारी लचीली शिक्षा है। इसमें परिवर्तन करना होता है, ये अपरिवर्तनीय नहीं होता है। ये संस्थागत शिक्षा है ही नहीं, औपचारिक ना होकर ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। आपने जब प्रसार शिक्षा पढ़ा था, तो वहाँ पर प्रसार शिक्षा के चरण देखे थे, जिसमें आपने क्या देखा था? सबसे पहले देखा था अटेंशन, यानी कि ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण था, अभिरुचि थी, आकांक्षा था, आकांक्षा मतलब डिजायर, इंटरेस्ट, अभिरुचि, यानी कि ये अटेंशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिजायर हो गई, और ये आपका क्या होता है? ये आपका विश्वास, ज्ञान, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। तो ये क्या होता है? ये आपके चरण होते हैं प्रसार शिक्षा के, जिसमें से आपको बताना है प्रथम चरण। प्रथम चरण आपका था ध्यान आकर्षण और अंतिम चरण था मूल्यांकन। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मूल्यांकन नहीं है तो आप संतुष्टि को भी अंतिम चरण मान लेते हैं, अंतिम चरण लगा देते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है प्रसार शिक्षा का चरण। आपसे कभी इसमें प्रथम चरण पूछा जाएगा, कभी अंतिम चरण पूछा जाएगा, कभी प्रथम आपसे कभी कभी ये प्रथम आपसे क्या पूछता है? प्रथम ए का अर्थ पूछता है, अंतिम ए का। आपने एक एक्शन देखा था, एक ए होता है, एक एक्शन होता है, और एक आपका इसमें होता है अट्रैक्शन। ठीक, ये आपके होते हैं, आप इन्हें ऐड कैश के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। आपको बताना है ब्लैक बोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? क्या इसे आप बुलेटिन बोर्ड कहते हैं,
फ्लैश बोर्ड कहते हैं, चॉक बोर्ड कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड को हम चाक बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। आपको बताना है प्रसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। अभी अभी आपने देखा था क्या कि ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, ज्ञान, क्रिया, संतुष्ट, मूल्यांकन। ये आपने क्या देखा था, ये आपने 8 चरण देखे थे। अब इन्हीं 8 चरणों में आपको अंतिम चरण बताना है। ध्यान आकर्षण तो आपका पहला हो गया, संतोष, कार्यवाही और आपका इनमें से कोई नहीं। तो संतोष हमने आपको बताया था, अगर मूल्यांकन नहीं है तो हमारा जो अंतिम चरण होगा वो क्या होगा, वो होगा संतोष। ठीक, क्या होगा, संतोष होगा। ये आप रट लीजिएगा, ये कभी कभी अरेंज करने को भी मिलता है, तो आप इसको आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक, या अगर आप इसे ऐसे याद रखना चाहें तो अभी अभी हमने आपको बताया, इसका होता है एड कैच। ठीक, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन। आप इससे भी इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है, एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं एक अच्छे गृह विज्ञान की, तो वो शिक्षा सिद्धांतों पर और शिक्षा उद्देश्यों दोनों पर आधारित होता है। यहाँ पर उपरोक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको बताना है गृह विज्ञान विषय उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल परीक्षा हेतु निम्नांकित में से किस वर्ष में अनिवार्य बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा के लिए कहाँ अनिवार्य बनाया गया, हाई स्कूल, तो वो उत्तर प्रदेश, लेकिन कब बनाया गया ये बताना है आपको। क्या ये 1945 में बनाया गया, क्या 1955 में बनाया गया, 1960 में बनाया गया, या फिर 1965 में बनाया गया। हालांकि ये हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा है, इसका राइट आंसर होगा 1960 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा किस वर्ष में शुरू की गई थी। ये जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा है ये कब शुरू की गई थी, 1947, 1953, 1952 या फिर 1987। अगर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार सेवा की, तो ये शुरू की गई थी 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य है, क्या है। क्या माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुरक्षा, क्या ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करना, सुखी पारिवारिक जीवन प्राप्त करना, या फिर गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकता, सामुदायिक एवं राष्ट्रीय कल्याण आदि। आपको बताना है कि जो प्रसार शिक्षा है उसका लक्ष्य क्या है। तो जो प्रसार शिक्षा है उसका लक्ष्य है कि गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, व्यक्तित्व की आवश्यकता, सामुदायिक तथा राष्ट्र कल्याण आदि। ये सारे के सारे लक्ष्य किसके हैं, ये सारे के सारे लक्ष्य प्रसार शिक्षा के हैं। उसमें ये आपके तीनों के तीनों आपके समाहित हो जाएंगे इसी चौथे वाले ऑप्शन में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। छाया चित्र है, छाया चित्र क्या है, क्या सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था है, क्या दूर से कपड़ों की रूपरेखा देखना है, क्या विवरण सहित कपड़ों की रूपरेखा है, या असमान संतुलित ड्रेस है। अगर हम बात कर रहे हैं छाया चित्र की, तो जो छाया चित्र है, छाया चित्र आपके सजावटी डिजाइन के लंबवत देखने की व्यवस्था है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34।
आपको बताना है कि संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा उन्होंने चिन्हित किया है। कैसे? किसने? अरस्तु ने, डेरिटो ने, एंसिमिंगर ने या फिर शाम ने। अगर हम बात करें कि संप्रेषण के इतिहास के प्राचीन काल को अलंकार शास्त्र पर किए गए कार्य द्वारा अरस्तु ने क्या किया है? अरस्तु ने चिन्हित किया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्थ से आती हुई रोशनी सहित चलती है, इसे कहते हैं, या ये किस प्रकार की कठपुतली होती है? क्या इसे दस्ती कठपुतली कहते हैं, क्या इसे स्ट्रिंग कठपुतली कहते हैं, या फिर इसे हम शेडो कठपुतली कहते हैं, या फिर इसे हम रॉड कठपुतली कहते हैं? तो ये जो चपटी कठपुतली है जिसे कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी से ये जो चलती है, ये आपकी कौन सी कठपुतली होती है? तो ये आपकी शैडो कठपुतली होती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 है, जानकारी एकत्र करने के तरीकों को कहा जाता है। ये जो जानकारी एकत्र करने का तरीका है इसको क्या कहते हैं? क्या ये साधन है, पद्धति है, तकनीक है, या फिर ये अवलोकन है? तो ये जो जानकारी एकत्र करने का तरीका है वो साधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, संचार का SMCRE मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? हमने जब आपको संचार मॉडल पढ़ाया था तो आपसे बार बार कहा था कि इस चीज़ को आप याद करिएगा, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि SMCRE जो मॉडल दिया गया किसके द्वारा दिया गया? दहामा के द्वारा, रणजीत के द्वारा, सुपे के द्वारा, या फिर लीगन के द्वारा? तो ये जो मॉडल दिया था ना, ये मॉडल दिया था सुपे ने। किसने दिया था? सुपे ने दिया था। अगले क्वेश्चन है आपका, अरस्तु के 3 अपील में शामिल है। यहाँ हम अरस्तु के मॉडल की बात नहीं कर रहे क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी मॉडल किसका है? अरस्तु का है। इन्होंने 3 अपील की बात की थी, वो कौन सा इसमें नहीं है? एथोस, लागोस, पेथोस और नायोस। आपको पता है ये एथोस है, लागोस है, पैथोस है, ये तीनों की बात इन्होंने की थी, लेकिन ये नायोज की बात नहीं की थी। हालांकि ये नायोज जैसा किसी ने भी नहीं दिया था, वो तो बस मैंने ऐसे मिलते जुलते वर्ड को इसमें समाहित कर दिया है। तो ये जो नायोज है ये अरस्तु के 3 अपील में शामिल नहीं है। जब हमने ये पढ़ा था तो हमने आपको ये तीनों का अर्थ भी बताया था कि ये तीनों का अर्थ क्या होता है। अगर आपको याद हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, संचारक की मुख्य विशेषता है। जो संचारक होता है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? क्या उसे विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, उसकी रुचि होनी चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो हम एक अगर संचारक की बात करें तो संचारक में ये सारे के सारे गुण होनी चाहिए, ये सारे के सारे विशेषताएं संचारक की हैं। उसे अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसकी अपने काम में या अपने जो उसका संचार करने का कार्य है उसमें उसकी रुचि होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ? अगर हम बात करेंगे दूरदर्शन आरंभ होने की तो भारत में दूरदर्शन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? क्या 15 सितंबर 1922, क्या 25 सितंबर 1922, 15 सितंबर 1959, या फिर 25 सितंबर 1956? तो भारतवर्ष में दूरदर्शन के आरंभ होने का समय है 15 सितंबर 1959, 15 सितंबर 1959। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आज की क्वेश्चन जो थे उसमें आपको याद करने वाला ज़्यादा है, तो इसे एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आपको बताना है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1947 में हुई, 1948 में हुई, 1956 में हुई, या फिर 1952 में हुई?
तो जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई वो हुई 1947 में हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछ रहा है आपसे व्यक्तित्व विकास का तीसरा भाग है। ये व्यक्तित्व विकास में जो इड इड ईगो इड ईगो और आपने क्या पढ़ा था, इड अहम और पराहम, इसमें आपने ये किसने दिया था, तो ये फ्रायड ने दिया था। आपको बताना है कि तीसरा भाग क्या है, क्या विश्वास है, इड है, अहम है, पराहम है। तो इड ईगो सुपर ईगो, ठीक। जो लास्ट वाला था वो था आपका पराअहम, यानी कि जिसे हम सुपर ईगो कहते हैं। पहला क्या है, इड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, अरस्तु की संप्रेषण मॉडल में उपस्थित हैं। आपने देखा था अरस्तु किसका, यानी कि एसएसए मॉडल था उनका। अब एसएसए का फुल फॉर्म बता दीजिए। वक्ता, भाषण, श्रोतागण, स्रोत, संकेत, गंतव्य, प्रेषक, एनकोडर, डिकोडर, प्रेषक, डिकोडर, प्रतिपुष्ट। आपको पता है कि जो अरस्तु ने मॉडल दिया था उसमें उन्होंने कहीं भी डिकोडर की बात नहीं की, एनकोडर की बात नहीं की, गंतव्य की बात नहीं की। उनका मॉडल क्या था, तो वक्ता, भाषण और श्रोतागण, ये होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, लेविसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया। इस पुस्तक का शीर्षक है क्या है, क्या ये पैसेजेस है, सीजन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ है, इंडाटेशन टू लाइफ है, या टाउट वी एज है। तो आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा नया है। तो लेविसन ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसका शीर्षक इन्होंने रखा था, क्या रखा था, सीजन्स ऑफ ए मैन्स लाइफ, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45, वाणिज्यिक सिनेमा घरों में फिल्म प्रक्षेपण के लिए प्रयुक्त फिल्म का आकार बताना है। क्या ये 5 mm होता है, 16 mm होता है, 8 mm होता है, 30 mm होता है। ये सारे के सारे हमने जिक्र किया है अपनी क्लास में, लेकिन आपको बताना है जो वाणिज्यिक सिनेमा घरों में प्रयोग किया जाता है वो कितना है, तो वो 5 mm है। जरा यहाँ पर एक बार बता दीजिएगा कि जो क्लासरूम में किया जाता है वो कितना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, अच्छे संचार के लिए इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसमें किसकी आवश्यकता नहीं है, इसमें किसकी आवश्यकता नहीं है। क्या स्पष्टता की आवश्यकता नहीं है, क्या सावधानी की आवश्यकता नहीं है, सहजता की आवश्यकता नहीं है, या फिर एक तरफा संचार। अगर हम बात करें अच्छे संचार की, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए, लेकिन ये जो एक तरफा संचार है ये नहीं होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें ये जो संचार होता है ये 2 वे होता है, ये कभी भी एक तरफा नहीं होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। गृह प्रभेद कैसा है, क्या ये व्यक्तिगत संपर्क है, दूरदर्शन जनसंपर्क है, संगोष्ठी जनसंपर्क है, परिणाम प्रदर्शन व्यक्तिगत संपर्क है। एक तरफ आपका एक संपर्क की विधि दी गई है, एक तरफ संपर्क दिया गया है। तो आप जानते हैं कि गृह भेंट क्या है, ये व्यक्तिगत संपर्क है। दूरदर्शन क्या है, ये जनसंपर्क है। संगोष्ठी क्या है, ये भी जनसंपर्क है। लेकिन ये जो परिणाम प्रदर्शन है ये व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो सकता है। क्या आपने परिणाम प्रदर्शन में व्यक्तिगत पढ़ा था, नहीं, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी समूह संपर्क की विधि नहीं है। इसमें से आपकी समूह संपर्क विधि कौन सी नहीं है ये बताना है। प्रदर्शन, भाषण, खेत एवं गृह भ्रमण, विचार विमर्श। तो आपको बताना है इसमें से समूह संपर्क विधि नहीं है। आपको पता है प्रदर्शन, भाषण और विचार विमर्श ये तीन के तीनों ही कैसे होते हैं, समूह संपर्क विधि होते हैं। लेकिन ये जो खेत पर भ्रमण है या गृह पर भ्रमण है, गृह पर मिलना है, खेत पर मिलना है, ये आपका व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि लोगों में चेतना जागृत करने के लिए प्रयोग की जाती है? क्या वो सेमिनार है, क्या वो प्रदर्शन है, क्या वो अभियान है या फिर वो सामूहिक चर्चा है? अगर हम बात कर रहे हैं अ, लोगों में चेतना जागृत करने की, तो वो आप अभियान के अंतर्गत करते हैं। अभियान के द्वारा ही लोगों के अंदर चेतना जागृत की जाती है। आप सेमिनार, प्रदर्शन या सामूहिक चर्चा कर कर लोगों में वो जागृत नहीं फैला सकते हैं जो आप अभियान के दौरान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन हैं? प्रक्षेपित क्या होता है? जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक की आवश्यकता होती है, और गैर प्रक्षेपित वो होता है जिसमें आपको बिजली आदि की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें गैर प्रक्षेपित है। क्या वो वीडियो है? क्या वो ओपेक प्रक्षेपण है? क्या वो चलचित्र है या फिर वो चाक और बोर्ड है? तो हमें पता है कि हमें ये जो चॉक और बोर्ड है, इसमें किसी भी तरह की कोई लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही कोई बैटरी वगैरह चाहिए, ना ही कोई लाइट चाहिए, किसी भी तरह के किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो हमारा चाक और बोर्ड होता है, ये हमारा गैर प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक? और ये कैसा है? आपका दृश्य सामग्री होता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन, जो कि आपके प्रसार शिक्षा से लिए गए थे। अभी कल भी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी हमारे प्रसार शिक्षा से ही होंगे। अब हम पूरा अपना प्रसार शिक्षा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही किसी और ब्रांच पे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनका। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनका जवाब ज़रूर दिया कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।